नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो मनी सेंट्रल में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं कुछ अहम खबरों के साथ, कुछ बड़ी खबरों के साथ। ऐसी खबरें जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकती हैं, आप पर असर डाल सकती हैं और हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो आज किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं, फिर डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अब कैश निकालना जो है वो महंगा होने वाला है। एसबीआई ने कैश निकालना महंगा कर दिया है, चार्जेस इसके ऊपर जो हैं वो डबल कर दिए हैं। और किनको ये कैश निकालना महंगा पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। और जो बाकी सभी बैंक हैं वो भी क्या ये चार्जेस बढ़ाने वाले हैं, इस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका के $40 ट्रिलियन के डेट बॉन्ड की, कि अमेरिका किस तरीके से जो है कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे कि डॉलर को अब रुपया टक्कर देने की तैयारी में है और सरकार का बड़ा प्लान क्या है, इस पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और इसमें मेरा साथ देंगे प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए सर, तो मनी सेंट्रल का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहली खबर जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, उनकी जेब पर असर डालेगी, वो है बैंक से या हम जो कैश विड्रॉल करते हैं उससे लेकर। दरअसल एसबीआई के ग्राहकों के लिए सबसे पहले तो ये उनके लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से कैश निकालना महंगा होने वाला है। बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में 4 बार तक विड्रॉल फ्री रहेगा। पहले भी फ्री था, लेकिन इसके बाद हर कैश विड्रॉल पर 15 रुपए के साथ जीएसटी देना होगा। यानी कि 4 फ्री विड्रॉल के बाद 5वीं बार या उसके बाद जितनी बार भी विड्रॉल करेंगे उस पर 15 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और कुल मिलाकर आपको एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 17 रुपए 70 पैसे देने होंगे। इसके बारे में तो डिटेल में बातचीत करने ही वाले हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एसबीआई के इस नए चार्ज का नहीं है। देश में एटीएम चलाने और उनमें कैश पहुंचाने की लागत भी लगातार बढ़ रही है। कैश मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं वो बैंकों से ज़्यादा चार्जेस की मांग कर रही हैं और एटीएम ऑपरेशंस का खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एसबीआई के बाद दूसरे बैंक भी कैश विड्रॉल पर चार्जेस बढ़ा सकते हैं? आखिर एटीएम की बढ़ती लागत का बोझ किसकी जेब पर पड़ेगा और इसका असर आम ग्राहक पर कितना होने वाला है? तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एसबीआई ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, बीएसबीडी जो अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स को पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये कौन से अकाउंट्स हैं, सेविंग्स जो अकाउंट नॉर्मल हैं उनसे कितना अलग हैं और ये चार्जेस बढ़ाने की ज़रूरत क्यों लग रही है सर? नहीं, देखिए, ये मसला सिमरनजीत वैसे लगता है कि एक सामान्य सी चीज़ है, आपके थोड़े चार्ज एटीएम से पैसा निकालने के बढ़ा दिए। लेकिन अगर आप इसके स्केल को समझेंगे और कौन सा तबका इससे प्रभावित होने वाला है, अगर आप उसको देखेंगे तो इस खबर का सही मतलब समझ में आता है। लगभग 72 करोड़ से ज़्यादा खाते ऐसे हैं जो बेसिक सेविंग डिपॉजिट खाते जो हैं उनमें गिने जाते हैं। ये खाते ऐसे लोगों के लिए हैं जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सरकार का था, आरबीआई का था, उसके तहत इन लोगों के खाते खोले गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आप ये मानकर चलिए कि जो टारगेटेड तबका है, जो वर्ग है, वो ऐसा वर्ग है निम्न कमाई का, गरीबी में गुजर बसर करने वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, गांव देहात के लोग, जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से अब तक जो बाहर थे और जो बाद में जनधन अकाउंट की सरकार स्कीम लेकर आई, जनधन योजना लेकर आई, और जनधन योजना के तहत भी जो बेसिक सेविंग अकाउंट खोले गए उनको भी इन्हीं अकाउंट में माना गया। तो ये ऐसे खाते हैं जिन पर कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लिया जाता। अब एसबीआई ने एक बड़ी यहाँ पर शुरुआत की है या बड़ा झटका दिया है। बेसिकली 72 करोड़ से ज़्यादा जो खाते हैं, 72.5 करोड़ के आसपास अगर आप सही से देखें तो ये नंबर बैठता है। इन खातों पर, इन खाते धारकों पर एक बड़ी मार पड़ने वाली है, जिनको रकम को बढ़ाकर आपका चौथे ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए और आप जीएसटी जोड़कर बता रहे हैं कि 17 रुपए 70 पैसे या तकरीबन 18 रुपए अगर आप एक ट्रांजैक्शन पर ले रहे हैं, तो ये वाकई एक बड़ा झटका है जो एक आम बिल्कुल गरीब तबके के आदमी पर पड़ने वाला है। और अगर जब हम टोटल जनधन खातों की संख्या देखते हैं तो तकरीबन 59 करोड़ के आसपास बैठती है जी।
और उसके बाद और एडिशनल खाते जो बेसिक सेविंग में आते हैं सबका नंबर जोड़ लेंगे तो वो 72 करोड़ से ऊपर बैठता है। इन खातों की एवरेज रकम जब हम लोगों ने देखी तो वो 5200 रुपये के आसपास, 5200 रुपये के आसपास आ रही है। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस खाते में रुपए ही केवल 5000 पड़े हुए हैं, उसके अगर कैश के ट्रांजैक्शन और जिसमें आपने ब्रांच से नकदी निकालने को भी शामिल किया है, अगर उसको आप जोड़ रहे हैं तो ये जो गरीब तबका है उस पर कितनी बड़ी मार को दिखाता है। बिल्कुल सर। और ये जो विड्रॉल के तरीके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एटीएम से निकालेंगे तो ही ये 4 बार तक फ्री है। आप किसी भी तरीके से अगर पैसा विड्रॉल करेंगे तो ये हर तरीके पर लागू। जिस तरीके से आप मान लीजिए कि आप एसबीआई के एटीएम से जाके कैश विड्रॉल करते हैं तो भी वो गिना जाएगा। आप एसबीआई की ब्रांच से जाके विड्रॉ करेंगे तो भी वो फ्री विड्रॉल के अंदर ही गिना जाएगा। इसके अलावा जो एईपीएस कैश ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होती है, वो भी विड्रॉल के अंदर ही गिना जाएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 बार सिर्फ जो विड्रॉल है वो फ्री मिलने वाला है। 5वीं बार में आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे और जितनी बार भी उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको हर ट्रांजैक्शन पर ये चार्जेस देने होंगे। बड़ी बात सिमरनजीत यहाँ एक और है जो अभी हम लोग देख रहे थे कि जिनके बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैं और अगर आपने एक बार ये अकाउंट खुलवा लिया तो इसके बाद इसे आप नॉर्मल अकाउंट या एक नया नॉर्मल अकाउंट वो व्यक्ति नहीं खुलवा सकता। अब मान लीजिए जो लोग चाहें कि साहब मेरे अकाउंट में मान लीजिए 5000 नहीं 10,000 रुपए हैं, तो मैं जो है इसको अपग्रेड कराकर उसमें कर लूं या नया खाता खोल लूं जिसमें पैसे रखूं ताकि मैं ये जो विड्रॉल पे जो लगने वाला चार्ज है जिसमें आप बैंक से निकाले गए पैसे को भी शामिल कर रहे हैं तो उससे बच जाऊं, लेकिन उसकी इजाजत नहीं है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, और चूंकि मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्त में जब एसबीआई ने इस तरह का कदम उठाया, जो सरकारी बैंक है, जो सबसे कंज्यूमर फ्रेंडली या डिपॉजिटर फ्रेंडली जिसको माना जाता है, वो अगर इस तरह का कदम उठा रहा है तो बाकी बैंक जिनमें भी इस तरह के बेसिक सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं वो तमाम बैंक इस तरह का कदम उठाएंगे। तो ये एक तरह से मैं ये समझता हूं कि 72 करोड़ जो खाते हैं उन पर सीधी सीधी उनके लिए एक ट्रैप है कि आप यहां से अब ना तो बाहर निकल सकते और ना ही अब यहां से इस तरह से बच सकते। और पैसा निकालना, जैसा अगर आप करेंसी इन सर्कुलेशन को देखेंगे, जो अभी आरबीआई के जो स्टडी वो बताते हैं उसमें कहा है कि जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा उसके बावजूद भारत में कैश सर्कुलेशन लगातार मजबूत बना हुआ है। बिल्कुल। और अभी आरबीआई के सर एक डेटा भी पड़ रहा था, 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की करेंसी इन सर्कुलेशन है। और ये पिछले 1 साल के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो यूपीआई बढ़ रहा है और एक तरफ कैश का भी सर्कुलेशन बढ़ता है, मतलब पैराडॉक्स है ये भी, आप देखिए। बिल्कुल। और एक चीज सर, ये जो अकाउंट बीएसबीडी अकाउंट्स हैं, इनको खोला गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के मकसद से कि जो भी गरीब से गरीब लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ सकें। अब तक इनके ऊपर जो चार्जेस थे, अगर हम 4 फ्री विड्रॉल के बाद पैसा निकालता है कोई, वो 8 रुपये था और कोई जीएसटी नहीं था, सिर्फ 8 रुपये उसके ऊपर चार्ज लगते थे। अब एक तो चार्जेस डबल हो गए, 8 से 15 हो गए, प्लस जीएसटी भी लगा दिया गया। तो इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो सपना है, इस पर नहीं असर पड़ता। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो बात है कि आखिर आप जिस तबके के लिए जिस स्कीम को लेकर आए, जिसको आपने एग्जेम्प्ट किया कि साहब आप अपने खाते में 10,000 या 5,000 रुपए की मिनिमम रकम रखें, उससे कम अगर करेंगे तो आप पर चार्ज दिया जाएगा, उससे आपने जहां राहत दी तो आपने दूसरी तरफ से उठाकर कान को पकड़ लिया कि आप सब विड्रॉल करेंगे पैसा, आप पर चार्ज लगेगा। तो अब इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, इसको लागू करने के पीछे भी एक स्टेप, एक सोच ये हो सकती है कि इन खातों के रखरखाव का खर्च, और जो पहले हमेशा से इस चीज का, जब से जनधन खाते खोले गए तब से इस बात को लेकर बैंकों ने बड़ी आपत्ति उठाई कि साहब इनमें जो रकम है हर जनधन खाते में वो बहुत कम है जी, और इसलिए एक एक बैंक खाते का रखरखाव का जो खर्च है वो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन बैठ रहा है और उतनी कॉस्ट यहाँ से रिकवर नहीं हो रही। तो क्या इन खातों के रखरखाव के खर्च के तौर पर जी आप या एसबीआई इस पैसे को लेना चाहता है? क्या आप, और जबकि बार बार ये भी अब कहा जाने लगा कि अगर 5,000 रुपए का रकम है और इन खातों में रकम धीरे धीरे बढ़ी है, जिस तरह से लोगों की कमाई बढ़ी है,
उसके बावजूद अगर बैंक इस पर जो चार्जेस हैं वो बढ़ा रहे हैं, तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पर्पस है जी, उसको डिस्करेज करता है, एक बात। और दूसरी चीज ये अब आने वाले वक्त में हो सकती है कि लोग इन खातों में पैसा रखना बंद कर दें। एक बार आपने पूरा पैसा विड्रॉल किया और एक और नया खाता किसी दूसरे बैंक में खुलाकर वहां पैसा पार्क कर दिया एक नॉर्मल खाते के तौर पर जी। तो जिन खातों में अभी पैसा है, क्या वहां से रकम निकासी का एक रास्ता नहीं खोल देगा ये आरबीआई का स्टेप? ये भी एक बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल। एक और चीज़ सर, क्या ये रीज़न नहीं हो सकता कि जिस तरीके से भी हमने बात भी करी कि आरबीआई जो है वो बढ़ते कैश से भी परेशान है, कि कैश भी उतनी तेज़ी से मार्केट के अंदर बढ़ रहा है, सर्कुलेशन में है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है ये स्टेप लेने का कि यूपीआई का इस्तेमाल बढ़े, कैश का थोड़ा सा कम हो, लोग कैश कम निकालें अगर इस तरीके के चार्जेस लगाए जाएंगे तो? नहीं, लेकिन देखिए, चार्जेस आपको लगाने हैं या चार्जेस बढ़ाने हैं, ये उस तबके के लिए तो आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी वेल ऑफ है या जिन पे पैसा है, मिडिल क्लास मान लीजिए या उससे ऊपर का तबका। जो तबका है ही गरीब, जिसके पास पैसा है नहीं, आप उससे अगर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे और उसको फोर्स करेंगे कि साहब आप यूपीआई करें, तो जिन लोगों के पास जो फोन नंबर हैं या मोबाइल हैं वो बेसिक मोबाइल हैं, फीचर फोन हैं, जो यूपीआई चलाना नहीं जानते, जिनके फोन में इंटरनेट नहीं है, आप उससे यूपीआई कराने की अगर ये सोच है, मुझे लगता नहीं कि ये सोच है, क्योंकि अगर यूपीआई को और बढ़ावा देना हो, वहां ट्रांजैक्शन बढ़ाने हो, तो आरबीआई की या सरकार की कोशिश होगी कि जिन लोगों के पास पैसा उन पर इस तरह के चार्ज कैश निकासी पर बढ़ाए जाएं, ताकि और लोग और ज़्यादा यूपीआई को अडॉप्ट करें। मुझे लगता नहीं कि ये गरीब तबके से पैसा निकालकर उनको यूपीआई की तरफ फोर्स करने की कोशिश होगी। ओके, चलिए सर, ये तो एसबीआई का कदम हो गया, जो एसबीआई ने बीएसबीडी अकाउंट्स पर चार्जेस बढ़ा दिए। अब बाकी बैंकों की भी एक बार बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले तक या कुछ महीने पहले तक ये जो कैश मैनेजमेंट कंपनियां थी, जो रिप्लेनिशमेंट करती हैं, एटीएम में पैसा डालती हैं, इनके बीच में और बैंकों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव चल रहा था, क्योंकि ये कह रहे थे कि चार्जेस बढ़ाए जाएं जो कंपनियां हैं जो कैश डालती हैं, और बैंक कह रहे थे कि फ़िलहाल अभी नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि कंपनियां ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कि ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, और जो सैलरीज वो देते हैं लोगों को वो बढ़ गई हैं, और बैंकों के लिए भी एटीएम को संभालना जो है थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ रहा है। ये भी एक रीज़न है चार्जेस बढ़ाने का? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो समस्या है ये एक ज़्यादा ब्रॉडर समस्या है। जो एटीएम में कैश भरने वाली कंपनियां हैं, सिक्योरिटी देने वाली कंपनियां, और बाकी उसको देखने का जो ऑपरेशंस को संभालती हैं, और बैंकों के बीच में जो रस्साकसी है कि साहब एक पक्ष कह रहा है कि आप पैसे बढ़ाइए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी है नहीं जहां हम पैसे बढ़ा पाएं। ये एक ब्रॉडर दरअसल मसला है जो इससे मुझे लगता है कि इतर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एसबीआई सिर्फ और सिर्फ एटीएम विड्रॉवल पर आपका चार्ज जो है वो लगाता या बढ़ाता। जब एसबीआई ये कह रहा है कि आप ब्रांच आकर और जो विड्रॉल फॉर्म को भरकर वहां से अगर उसके कैश काउंटर से अगर आप पैसा निकालेंगे उसको भी हम काउंट करेंगे, तो ये मुझे ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नई तरकीब दिखाई देती है, जहां बैंक अब इसको गिनना शुरू कर देंगे कि साहब मान लीजिए बहुत सारे लोग अब ये करें कि साहब मेरे 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, 5वां ट्रांजैक्शन मैं एटीएम से नहीं करूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा बैंक की ब्रांच और 2 मिनट में पर्चा भरूंगा और पैसा निकाल लूंगा। तो आप कहीं ब्रांच में आने को भी डिस्करेज कर रहे हैं एक उसमें, और एटीएम से भी डिस्करेज कर रहे हैं। तो आम आदमी, और जब बात गरीब तबके की आती है तो उसके पास एक बड़ा ऑप्शन फिर ये आएगा कि साहब पैसा जो हम बैंकों में पार्क करते थे उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, कैश आप अपने पास रखिए, कैश को जहां जैसी जरूरत इस्तेमाल कीजिए, खाते का क्या पर्पस अगर आपको उस पर पैसा निकालने के लिए अगर आपको उसको पैसे देने पड़े। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इस पर मैं चाहूँगा, क्योंकि हम पहले भी इस मुद्दे पर जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। एटीएम को लेकर जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया कि कंपनियों और बीच में कई एटीएम्स में तो कैश भी नहीं मिल रहा था, कई एटीएम बंद भी हो चुके हैं। तो इस तरीके के अगर स्टेप आगे लिए जाते हैं और बाकी बैंकों की तरफ से, एसबीआई को छोड़ दें, बाकी और बैंक ऐसे स्टेप लेते हैं, तो आपको लगता है कि एटीएम भी फिर धीरे धीरे कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस तो वैसे भी यूपीआई पर है? नहीं, देखिए, अब जो आरबीआई की रिपोर्ट जो बताती है कि साहब कैश इन सर्कुलेशन भी बढ़ा हुआ है, और लोगों को इसका मतलब है कि नकदी की भी उतनी ही जरूरत हो रही है और इसीलिए नकदी बाजार में मौजूद है।
तो मुझे लगता है कि जो एटीएम है, बैंकों ने एक तरह से मैं ये कहूँगा इनडायरेक्टली एटीएम्स को ऑपरेट करना कम किया है जी। और इस चीज़ को आप अपने आसपास के इलाके में मौजूद एटीएम्स को देखें, मशीन लगी है लेकिन आप अक्सर देखेंगे तो उसमें आएगा कि ये सर्विस में नहीं है या आपका काम नहीं कर रही है, कुछ और समस्या है। तो बैंक और भी कई चीज़ें, जैसे कई आप एटीएम में जाएंगे, पहले क्या होता था कि वहाँ गार्ड होते थे, अब गार्ड नहीं है जी। पहले वहाँ एसी जो होता था मशीन में, वहाँ एसी होते थे, अब वो एसी भी नहीं है। मैं हाल फिलहाल में जितने बार एटीएम आसपास के अपने इलाके में देखा है मैंने, उनमें एसी नहीं है, गार्ड भी नहीं है। तो बैंक्स कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एटीएम की जो चलाने का जो खर्च है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। कुछ कुछ अंतराल पर कुछ कुछ एटीएम क्या बंद रखे जाएं ताकि उनमें कैश आपको भरना ना पड़े। उसका भाई जो लॉजिस्टिक कंपनी आपको माय गार्ड के आकर और कैश भरती है, उसका एक चक्कर का खर्च भी तो काउंट होता होगा। तो आपने उसका वो चक्कर उस इलाके में उस एटीएम पर कम करा दिया कि साहब आप इसमें एक बार महीने में डाल दीजिए, उसके बाद राम राम। तो मुझे लगता है कि एटीएम को चलाने का जो खर्च है वो बैंक कम करना चाहते हैं। ग्राहकों से फीस का पैसा, कमीशन का पैसा ये ज़्यादा जुटाना चाहते हैं क्योंकि बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो ऑलरेडी प्रेशर में बने हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, अभी तो एसबीआई ने ये कदम उठाया, अब आगे देखते हैं कि बाकी बैंक जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्या वो भी इस तरीके से चार्जेस बढ़ाएंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। दरअसल अमेरिका का जो कर्ज है वो पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है और अब इस कर्ज से जुड़ा एक ऐसा खतरा सामने आ रहा है जिसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता। बाजार के दिग्गज और जेफरीज के स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के आसपास पहुंचती है तो शेयर बाजार में बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। और सवाल यह है कि अमेरिका का बढ़ता कर्ज और महंगा होता ब्याज आखिर बाजार के लिए बड़ा खतरा क्यों है, और अगर अमेरिकी बाजार में हलचल बढ़ी तो भारत के निफ्टी, सेंसेक्स यानी कि भारत के स्टॉक मार्केट पर और आपके निवेश पर इसका कितना असर पड़ सकता है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रवीण सर, अमेरिका का ये कर्ज $40 ट्रिलियन, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। कितना बड़ा खतरा आप इसको देख रहे हैं सर? नहीं, ये देखिए, अमेरिका का $40 ट्रिलियन पर कर्ज का पहुंचना, जिसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करें अभी, तो आप ऐसे मान लीजिए अगर 100 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो संभवतः 400 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट बैठेगा, थोड़ा सा कम। तो $40 ट्रिलियन का जो मार्क है वो वाकई अपने आप में एक साइकोलॉजिकल जो एक लेवल होता है उसके तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। अब तक $38 ट्रिलियन के आसपास था और कहा यह जा रहा था कि अगले कुछ वक्त में ये $40 ट्रिलियन हो जाएगा। मैं साल डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतनी तेजी से $40 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा अमेरिकन डेट, इसकी जो कहें आशंका जो है वो बहुत कम थी। ये भी बताता है कि ये अमेरिकन इकोनॉमी किस तरह के मुश्किल स्थितियों से गुजर रही, जहां सरकार को इतना भारी भरकम कर्ज के नीचे एक सरकार जो है वो अमेरिका की दबी हुई है। और इसके साथ आप दूसरी चीज जो जोड़कर देखेंगे वो ये देखेंगे कि अमेरिका ने जो हाल में जो अपना बॉन्ड जो अमेरिकी जो डेट है उसकी खरीदारी का जो प्रोग्राम जो जारी किया कि खुद अमेरिकन सरकार अपने बॉन्ड्स को खरीदना चाहती है। तो एक तार इसका वहां जुड़ता है, एक तार इस कहानी का जुड़ता है चीन के साथ, और एक तार इसका मार्केट के साथ जुड़ता है जिसका इम्पैक्ट भारत पर भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ की क्रिस वुड ने भी ये जिक्र किया या कहें कि उन्होंने वार्निंग दी है कि 30 ईयर जो यील्ड है 5% होना, ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है या फिर खतरा क्यों माना जा रहा है? इसका किस तरीके का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल के जो बेंचमार्क जो बॉन्ड है वो 4.69 के आसपास परसेंट पर चल रही है। क्रिस वुड का ये कहना है कि ये बढ़कर 5% पर पहुंच सकती है बॉन्ड यील्ड, और अगर 5% पर ये पहुंची
तो ये अमेरिकन मार्केट्स के लिए एक बड़ा खतरा होगा, और उसके बाद उसका जब असर पड़ेगा तो वो पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ेगा। अब कैसे पड़ सकता है उसको आप इस तरह समझिए कि अमेरिका ने जिस तरह से अपने बॉन्ड जो बायबैक का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका पर ऑपरेशन $2 बिलियन से बढ़ाकर $4 बिलियन कर दिया है, उससे क्या होगा? अमेरिका जब अपने बॉन्ड खुद खरीदेगा तो मार्केट में बॉन्ड्स की सप्लाई कम होगी थोड़ी। अमेरिका ये कह रहा है कि इसको हम पूरे के पूरा जो बोरोइंग की जो मैच्योरिटी है और मार्केट में लिक्विडिटी, इसको मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दरअसल अमेरिका अपने बॉन्ड्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहता है जी, ताकि पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अमेरिका एक ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट का ठिकाना बने। और जब इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि अमेरिकन बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो गए हैं, वहाँ पर बॉन्ड यील्ड अच्छी हो गई है, तो वहाँ पर वो पैसा लगाना शुरू करेंगे, और ये पैसा फिर मार्केट से निकलकर अमेरिकन बॉन्ड्स में जाएगा। और अमेरिका चाहता भी ये है। अमेरिका क्यों चाहता है? क्योंकि चीन ने धीरे धीरे करके, आप समझिए, साल दर साल 13% का ड्रॉप चीन के पास, चीन चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकन ट्रेजरी जो डेट है उसका होल्डर है, एक वक्त पे पीक जो है वो $1.3 ट्रिलियन के आसपास था अमेरिका के जो डेट जो है वो चीन के पास। अब उसने घटाकर इसी जून में $633 बिलियन पर वो पहुंच गया है आंकड़ा। तो चीन धीरे धीरे डॉलर और अमेरिकन डेट से पीछा छुड़ा रहा है। इसकी जगह क्या ला रहा है? इसकी जगह उसने डाइवर्सिफाई किया और गोल्ड को जगह दे रहा है। अमेरिका को परोक्ष तौर पर लग रहा है, भले वो साफ तौर पर ये नहीं कह रहे कि चीन की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसके पीछे वजह एक चाइना का अमेरिकन बॉन्ड से पीछा छुड़ाना है। अब अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका चाहता है कि साहब जो हमारा जो डेट है, जिसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में अपने और डॉलर को बेचता है, उसको क्या करें? उसको यूएस के बैंक खरीदें, हेज फंड खरीदें, पेंशन फंड खरीदें, म्यूचुअल फंड उसमें पैसा लगाएं, इंश्योरेंस कंपनियां पैसा लगाएं, इसके जरिए वो अट्रैक्टिव हो। जब ये कंपनियां और प्राइवेट इन्वेस्टर यूएस का बॉन्ड खरीदेंगे तो मार्केट से पैसा यहां निकल कर जाएगा, और ऐसा हुआ तो मार्केट में एक क्रैश, एक गिरावट आएगी। और जब अमेरिकन मार्केट में गिरावट आएगी तो उसका असर फिर दुनिया भर के बाजारों में पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। बिल्कुल, मैं यही आपसे सर जानना चाह रहा था कि अगर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो फिर एफआईएस का, हालांकि अभी भी सिलसिला जारी है, एफआईएस पैसा भारतीय बाजार से निकाल ही रहे हैं, तो ये सिलसिला फिर आगे भी जारी रह सकता है। निफ्टी सेंसेक्स का क्या होगा सर फिर? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, अगर अमेरिकन बॉन्ड्स जो अट्रैक्टिव ज़्यादा होंगे और डॉलर में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न अच्छा मिलेगा तो भारतीय बाजार से ज़्यादा बेहतर एफआईआईस को अमेरिकन मार्केट लग सकता है। भारत के लिए या इंडियन मार्केट के लिए ये एक फिर से चैलेंज जो है वो हो सकता है। तो क्या सर इससे गोल्ड को कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा? हाई यील्ड से गोल्ड को किस तरीके का फायदा, या यूएस डॉलर को कोई फायदा होगा इससे? डॉलर को फायदा हो सकता है इससे, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है इससे। और गोल्ड को लेकर भी आप ये समझिए कि गोल्ड के दाम भी या तो देखिए उसमें एक तेजी दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक सेफ हेवन के तौर पर अगर जब मार्केट अगर डाउन हुए तो एक सेफ हेवन के तौर पर लोग गोल्ड में भी पैसा लगाने को तवज्जो दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए सर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जुड़ी हुई है हमारे रुपए से। तो दरअसल दुनिया के कारोबार में डॉलर की बादशाहत के बीच भारत अब रुपए को ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा जगह देने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने रुपए में होने वाले एक्सपोर्ट पेमेंट्स को लेकर एक बड़ी रेगुलेटरी अड़चन दूर कर दी है। अब कुछ शर्तों के तहत भारतीय एक्सपोर्टर्स को रुपए में पेमेंट मिलने पर भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के फायदे मिल सकेंगे, यानी कि डॉलर में पेमेंट ही एकमात्र रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत अब डॉलर से दूरी बना रहा है? क्या इससे रुपए का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल बढ़ेगा और भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुपया धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड में डॉलर को चुनौती दे सकता है? चलिए इसके बारे में समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सर, एक्सपोर्ट पेमेंट की राह आसान होने से किसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा, अगर जो सरकार की मंशा है, जो सरकार चाह रही है, इसमें सफल होती है? तो देखिए, ये एक तो रुपए के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो सरकार की एक कोशिश भी है।
और ये इस नियम को लाने के लिए इम्पोर्टर्स के लिए, चूंकि आरबीआई ने 2022 में ही इस नियम को लेकर आए थे, तो अब आकर डीजीएफटी ने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसमें एक्सपोर्टर्स के लिए जो एलिजिबल एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो फ़ायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें रुपए में होने वाले पेमेंट को फॉरेन करेंसी पेमेंट के तौर पर मानने का जो आदेश है वो एक तरह से दे दिया। और इसके तहत जो है वो एक्सपोर्टर्स के सामने एक जो मुश्किल आती थी या रुपए में जो ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट का पैसा लेने में उसकी जो मुश्किल आती है वो एक बाधा दूर हो गई है। तो दोनों देश को भी फायदा होगा, इससे रुपए को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी डॉलर की डिपेंडेंसी कम है, और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ाने में इससे सरकार को मदद मिलने की उम्मीद है। डी डॉलराइजेशन का अभी या डॉलर से दूर होने का अभी साफ तौर पर कुछ ऐसा इरादा सरकार का दिखाई नहीं देता। ओके सर, सरकार जिस तरीके से सरकार लंबे समय से चाह रही है कि रुपए की भी ताकत बढ़े ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो क्या इस तरीके के जो सरकार अब कदम उठा रही है, जो स्टेप्स ले रही है, इससे हम ये मानकर चलें कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो रुपए में भी होता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, रुपए में ट्रेड होता हुआ नजर आए इसके लिए बहुत सारे कदम अभी किए जाने या स्टेप्स उठाए जाने अभी बाकी हैं। और केवल एक्सपोर्ट का पेमेंट रुपए में लेने, जिसको आप पूरी प्रक्रिया जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो भारत का अगर एक्सपोर्टर कोई विदेशी बायर को सामान बेचता है और अगर रुपए में पेमेंट चाहिए या बायर रुपए में पेमेंट करता है, तो बायर अपने बैंक में जाएगा, वहाँ से रुपए को अरेंज करेगा और उस रुपए को जो उस बैंक का भारत के लिए जो वोस्ट्रो अकाउंट है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, जो एक आरबीआई ने स्कीम शुरू की थी जुलाई 2022 में, उसमें उस रुपए को डिपॉजिट करेगा और उसके बाद उस रुपए को भारत का में जो एक्सपोर्टर जिन्होंने किया उसको ले सकते हैं। इससे डॉलर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत जो है वो ख़त्म होगी और उसकी कॉस्ट कम होगी और डॉलर की डिमांड भी कम होगी। तो ये तो प्रक्रिया इसकी हुई, लेकिन काम इतने से केवल होगा नहीं। जब तक आप इंपोर्ट को इसमें शामिल नहीं करेंगे और जब तक आप मल्टी जो कंट्री आप ट्रेड को रुपए के जरिए करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन जो है किया जाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात सर, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की भी होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर रुपए में पेमेंट करते हैं तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे, और ये इंसेंटिव मिलने से किस तरीके का बदलाव एक्सपोर्ट में या बाकी कारोबार में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जो पहले डॉलर के में या आप पैसा लेते थे उसके जो इंसेंटिव मिलते थे, वही इंसेंटिव अगर आप रुपए में लेते हैं तो वो मिलेंगे। इस पूरे पेमेंट को दरअसल फॉरेन करेंसी के तौर पर यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि एक तो सरकार ने, देखिए, साफ तौर पर ये कहा, हम अगर इसको लार्जर पिक्चर के तौर पर सिमरन जी समझने की कोशिश करें, एक तो सरकार साफ तौर पर ये कह चुकी है कि उसका ब्रिक्स में जब जोहानिसबर्ग में बैठक हुई थी, तब एक विचार आया था कि साहब क्यों ना एक ब्रिक्स की कॉमन करेंसी बना ली जाए और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो इसी के जरिए ट्रेड करें। और बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं ब्रिक्स में, आपका चीन है, रूस है, हम हैं और मुल्क हैं, तो उसी में करें। लेकिन अमेरिका का उस पर शार्प एक रिएक्शन आया था कि अगर ये अपना करेंसी लेकर आने की कोशिश करते हैं, अगर डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। तो भारत ने उस प्रस्ताव का तब भी समर्थन नहीं किया था कि बोले कि हम जो है इस डी डॉलराइजेशन में भारत शिरकत नहीं करेगा। भारत की कोशिश दरअसल ये है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है भारत का अपने सहयोगी मुल्कों के साथ, यूएई हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया और बाकी के जो मुल्क हो गए, इनके साथ जो आपके ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें किस तरह से रुपए का एक साइकिल चलाया जा सकता है, जिसमें न केवल आप एक्सपोर्ट का पैसा रुपए में लें बल्कि इंपोर्ट का पैसा भी लें। और इसके कुछ आंकड़े भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण, अगर आप 2025-26 के भारत के आंकड़ों को देखें,
एक्सपोर्ट भारत का मर्चेंटाइज और आपका सर्विसेज दोनों का मिलाकर 860 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि इंपोर्ट सिमरनजीत यहाँ पर 979 बिलियन डॉलर का रहा। और इस तरह से अगर आप ट्रेड डेफिसिट को देखेंगे तो वो 119 बिलियन डॉलर के आसपास का रहा। और टोटल अगर आप इस ट्रेड को देखेंगे यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को मिला लेंगे तो वो 1.84 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ रहा। अब अगर इसका 10% का हिस्सा भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर अगर 10% हिस्सा भी इसका अगर आप रुपए के ट्रेड में कर लेते हैं तो ये 184 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है जो रुपए में बैठता है। तो ये एक फिर बड़ा नंबर निकल कर आता है। इसलिए इसमें इंपोर्ट में, और हालांकि आरबीआई ने इंपोर्ट में इस चीज को पहले ही इजाजत दे दी थी, लेकिन आपको यहाँ जो समस्या पैदा हो रही थी अब तक, वो समस्या ये पैदा हो रही थी कि जब हम सामान खरीद रहे थे दूसरे मुल्क से, खासतौर पर इसमें रूस का उदाहरण आता है सिमरनजीत, जब भारत ने रूस से 2022 से 24 के दौरान ये समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दी। भारत ने रूस से क्रूड खरीदा जी, और रूस से कहा कि साहब हम आपका जो स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खुले हैं इसमें पैसा हम डालेंगे आपका रुपए में। तो रूस ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं इसमें। रूस ने रुपए में पेमेंट को स्वीकार किया, लेकिन रूस को भारत की तरफ से दी जाने वाली जो गुड्स और सर्विसेज थी वो उस पैमाने में थी नहीं जिनका पेमेंट रूस इसी रुपए में भारत को वापस कर पाता। तो अब रूस का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो भारत के जो बैंक खातों में, उसके वोस्ट्रो अकाउंट्स में वो फंस गया जी, कि अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करें, क्योंकि दूसरे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत से लिए जाने वाले सामान की क्वांटिटी उतनी नहीं है वैल्यू में जिसके जरिए इस रुपए का पेमेंट हो जी। तो जरूरी यहाँ पर यह है, हालांकि बाद में भारत का रूस को जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा और धीरे धीरे ये मसला सेटल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जरूरी यहाँ पर यह है कि केवल और केवल ऐसा ना हो जहाँ पर मैं आपको सामान बेच रहा हूँ और आप मुझे सामान बेच रहे हैं और हम रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह से ये कहानी दरअसल भारत की, अगर रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन करना है तो वो चलेगी नहीं। भारत मान लीजिए रूस को सामान बेचता है और रूस भारत को रुपए में पेमेंट करता है, और रूस इसी तरह देता है तो भारत ने रुपए में पेमेंट किया। अब इसी रुपए के पेमेंट से रूस अगर मान लीजिए यूएई को पेमेंट कर दे जो यूएई से सामान खरीद रहा है, और यूएई इसी रुपए के पेमेंट को मान लीजिए थर्ड पार्टी सपोज सऊदी अरब या यूके किसी को पेमेंट कर देता है जो सर्विसेज या वो वहां से ले रहा है, और यूके अगर भारत से फिर कोई ट्रेड कर रहा हो तो उसी रुपए को भारत को यूज कर ले। तो जो डॉलर का जो तौर तरीका है अभी कि दुनिया के 2 मुल्क 3 मुल्क 4 मुल्क आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं वहां डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप उसको अपने जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ कंबाइंड तौर पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसमें ट्रेड में बढ़ाएंगे, तभी रुपए का दरअसल सही तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण हो पाएगा। बिल्कुल। चलिए सर, एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूँगा। ये जो कदम उठाया गया इससे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा हमें उन देशों के साथ व्यापार करने में होगा जहाँ पर डॉलर की शॉर्टेज है, जो छोटे देश हैं जहाँ पर डॉलर की कमी है, वहाँ पर हमें ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। हाँ बिल्कुल, ऐसा जिनके पास डॉलर नहीं है, या अब मान लीजिए ऐसे कंट्रीज जिन पर सैंक्शंस हैं जी, तो वहाँ पर भी आपको इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण सर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और ये जो छोटी से छोटी चीज़ें इन मुद्दों से जुड़ी हुई हैं वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। नमस्कार।